सो गाइज ये है हमारा डे नंबर 4 वीडियो नंबर 2 और आशा करता हूँ कि आपने डे 1 से सारी की सारी वीडियोस देख ली हैं 10 डेज प्लेज के रिविजनल सीरीज की। और अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है उससे चेक ज़रूर कर लें। सो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी एक पोएम और उसका नाम है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। और इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसके बेसिस पे आप आरटीसी और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों को आंसर कर सकते हो। तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखें और अपनी नोटबुक के अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट ज़रूर कर लें, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के नाम को, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट्री का मतलब होता है जो बेसिक और प्राइमरी लेवल एजुकेशन होती है, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। तो एलिमेंट्री स्कूल है, एक क्लासरूम है उसका, एक इन अ स्लम मतलब एक स्लम एरिया में, इट मीन्स झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में। तो इसके पोइट का नाम क्या है? स्टीफन स्पेंडर, जो कि एक ब्रिटिश पोइट है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जो स्टीफन स्पेंडर है वो हमारे को बताता है कि कैसे एक स्लम स्कूल के अंदर जो एक क्लासरूम होता है या जो एक स्कूल होता है उसमें जो क्लासरूम होता है उसमें जो बच्चे होते हैं उनके लिए एजुकेशन की क्या अहमियत होती है। क्या उन बच्चों के लिए एजुकेशन कोई महत्व रखती भी है? क्या उस स्कूल का जो एग्जिस्टेंस है, जो क्लासरूम का एग्जिस्टेंस है, उसका कोई बेनिफिट भी है उन बच्चों के लिए, या बस यूं ही वो स्कूल चल रहा है, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इस पोएम में स्टैंजास की बात करें तो पहला स्टैंजा जो है वो हमारे को वहाँ के बच्चों की कंडीशन के बारे में बताता है। दूसरे स्टैंजा में क्लासरूम की कंडीशन के बारे में हमें पता चलता है। तीसरे स्टैंजा में वो चीज़ें जो क्लासरूम में हैं वो कैसे उन बच्चों को इन्फ्लुएंस करती हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। और लास्ट स्टैंजा में पोएट ये बताता है कि वो उन बच्चों के लिए क्या चाहता है, उन बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो गाइस क्वेश्चन वाइज हम पढ़ेंगे हर एक स्टैंजा के क्वेश्चन को, तो ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लासरूम की। क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनकी कंडीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्लासरूम में 3 बच्चों के बारे में हमारे को बताया गया है। एक तो बताया गया है हमारे को पेपर सीमिंग बॉय के बारे में। पेपर सीमिंग बॉय मतलब एक पतला सा बहुत ज़्यादा बच्चा है, लाइक बहुत ज़्यादा पतला है वो बच्चा। पेपर से उसे कंपेयर किया गया है, पेपर कितना पतला होता है, इतना पतला बच्चा है वो, जो कि मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। मतलब उसकी बॉडी के अंदर जो है वो कुपोषण का शिकार है। इट मीन्स मैल न्यूट्रिशन है, उसकी जो बॉडी है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, बेकार न्यूट्रिशन है, मैल न्यूट्रिशन, इट मीन्स कुपोषण, ठीक है। और उसी बच्चे के बारे में हमारे को बताया गया है कि उसकी रैट्स आए हैं। अगर हम रैट आई से उसकी आइज़ को कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरीके से एक चूहे की आंखें जो होती हैं वो हर वक्त मूव करते रहती हैं, अगर आपने गौर से देखा है। क्यों? क्योंकि वो डरा हुआ होता है कि कहीं इधर से उधर से कोई उसको हिट ना कर दे। इसी तरीके से उस बच्चे की आंखें अगर रैट आई से कंपेयर हुई हैं, इट मीन्स कि वो डरा हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि जैसे चूहे की आंखों में भूख नज़र आती है, हंगर नज़र आती है, उसी तरीके से उस बच्चे की आंखों में भी हमारे को भूख नज़र आती है। इट मीन्स कि उसे सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता। तो एक तो पेपर सीमिंग बॉय के बारे में बताया गया हमें इस पोएम में फर्स्ट स्टैंजा में। दूसरा हमें एक टॉल गर्ल के बारे में बताया गया है। टॉल गर्ल के बारे में बताया गया है कि टॉल गर्ल विद हर हेड वेट डाउन, मतलब एक लंबी सी लड़की है जिसका सर झुका हुआ है। अगर हम रेफरेंस की बात करें कि उसका सर क्यों झुका हुआ है तो उसके मेनली 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला कि उस क्लास में टॉलेस्ट है वो, ठीक है, और सारे के सारे जितने भी क्लासरूम में बच्चे हैं वो उसके कंपैरिजन में कम है, इट मीन्स हाइट में कम है। और बीइंग अ सिंगल क्लासरूम वहाँ पे डिफरेंट एजेस के, डिफरेंट हाइट के और डिफरेंट एज के जो बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ते हैं। तो उस क्लास में सबसे टॉलेस्ट होने के नाते वो शायद एम्बेरस फील कर रही है, इसीलिए उसका सर झुका हुआ है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि बीइंग द टॉलेस्ट गर्ल वो शायद अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसका बैगेज जो है वो उसके कंधों पर है, जिसकी वजह से उसका सर झुका हुआ है। तो एक टॉलेस्ट गर्ल के बारे में। तो स्टीफन स्पेंडर ने यहाँ पे पहले जो 2 बच्चे हैं उनके थ्रू हमारे को क्या दिखाया है? नेग्लिजेंस दिखाया है, डिसअपॉइंटमेंट दिखाया है, पैथेटिक कंडीशन दिखाई है बच्चों की। और जो तीसरा बच्चा है उसके जरिए उसने क्या दिखाई है? हमारे को होप दिखाई है, मतलब आशा दिखाई है, आशा की एक किरण दिखाई है। यहाँ पे एक बच्चे की बात हो रही है जो क्लास के एंड में बैठा हुआ है और विंडो के बाहर देख रहा है, और वो किसके बारे में सोच रहा है? स्क्वायरल गेम के बारे में। स्क्वायरल गेम का मतलब एक स्क्वायरल का गेम, इट मीन्स गिलहरी का गेम। जैसे गिलहरी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, एक डाल से दूसरे डाल पे घूमते रहती है और फ्री रहती है, फ्रीडम होती है उसके पास कोई बाउंडेशन नहीं होती। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बच्चा भी स्क्वायरल गेम के बारे में सोच रहा है, ट्री रूम में, मतलब एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे हैं उनका जो कहीं ना कहीं एरिया है जहाँ पे वो है वो जगह बाउंडेड है, और उससे बाहर कहीं ना कहीं वो निकल नहीं पाते हैं, बाहर की दुनिया में नहीं जा पाते, उनके पास उतनी फ्रीडम नहीं है जिस फ्रीडम के बारे में वो लड़का सोच रहा है। लेकिन उस लड़के के जरिए स्टीफन स्पेंडर हमारे को इन बच्चों के लिए होप को शो करता है, पॉजिटिविटी को शो करता है। तो यहाँ पे 3 बच्चों की गाइस बात की गई है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। इवन पेपर सीमिंग बॉय के बारे में हमें ये भी बोला गया है कि उसने अपने फादर की जो ग्नाल डिजीज़ है उसको इनहेरिट किया है।
मतलब उत्तराधिकार में उसने अपने पिता से बीमारी ली है, ना कि कोई प्रॉपर्टी, और इसीलिए उसको अनलकी हियर भी बोला गया है। तो यहाँ अनलकी हियर भी जो है वो पेपर स्लिमिंग बॉय है। अनलकी का मतलब जो किस्मत वाला ना हो, और हियर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, HEIR, ठीक है। तो अनलकी हियर क्यों है? क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हो तो आप लकी हो, लेकिन उसने अपने फादर की डिजीज को इनहेरिट किया है, इसीलिए वो क्या है, अनलकी है। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब दूसरे क्वेश्चन की गाइस बात करते हैं, वो है डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ क्लासरूम। तो क्लासरूम के कंडीशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बोला गया है कि भाई डिम क्लास है, मतलब वहाँ प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है। सौर क्रीम वॉल्स, मतलब वहाँ की जो दीवारें हैं वो धब्बेदार हैं, और साथ में वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई है दीवारों के ऊपर, जैसे विलियम शेक्सपियर हेड लगी हुई है, ठीक है। सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, एक फ्लावर बेल्ट ट्राल्से वैली की फोटो वहाँ लगी हुई है। शिप्स एंड सन टेम्पटिंग देम टू स्टील, मतलब वहाँ शिप्स की, सन की और क्लाउडलेस स्काई की फोटो, ये सारी चीज़ें जो है उन्हें डोनेशंस में वहाँ पे मिली हुई हैं, और वो सारी चीज़ें ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है उस क्लासरूम में। तो विलियम शेक्सपियर की पिक्चर हो गई, ट्राल्से वैली की एक फोटो हो गई जो बहुत ही खूबसूरत घाटी है फूलों की, ठीक है। साथ में वहाँ पे सिविलाइज्ड होम राइडिंग ऑन सिटीज़, मतलब बड़ी बड़ी इमारतें, जो सिविलाइज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जहाँ सिविलाइज लोग रहते हैं, सभ्य समाज के सभ्य लोग रहते हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस की फ़ोटो लगी हुई है। और ओपन स्काई है वहाँ पे, एक ओपन हैंडेड मैप है। ओपन हैंडेड मैप मतलब हाथ से बनाया हुआ मैप जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, या मैं कहूँ जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से हमारा जुड़ा हुआ है कि डू दीज थिंग्स इन्फ्लुएंस दीज चिल्ड्रन, ठीक है। क्या ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं? तो इन्फ्लुएंस तो करती हैं, ये चीज़ें जो हैं वो उनको प्रभावित तो करती हैं, लेकिन उनको नेगेटिवली प्रभावित करती हैं। जैसे कि इस पोएम में एक लाइन दी गई है कि विथ शिप्स एंड सन टेम्पटिंग देम टू स्टील, मतलब ये जितनी भी चीज़ें, शिप्स, सन, बड़ी बड़ी इमारतें, मैप के अंदर कलरफुल जगहें, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें उन्हें टेम्प्ट करती है, मतलब आकर्षित करती है। टू स्टील, स्टील का मतलब चुराने के लिए, तो इन्हें नेगेटिवली इंस्पायर करती हैं। ये चीज़ें इनकी पहुंच में नहीं है, इसीलिए क्या करते हैं, इन चीज़ों को पाने के लिए कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई गलत काम कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, उसको पाने के लिए मैं कोई गलत काम करूंगा तो मैं क्रिमिनल बन जाऊंगा। तो इसी तरीके से ये चीज़ें इनको नेगेटिवली टेम्प्ट कर रही है। और वैसे इन चीज़ों को क्या इन बच्चों के लाइफ में कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अगर हम विलियम शेक्सपियर की बात करें तो वो सिविलाइज सोसाइटी को शो करता है। तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर की जो पिक्चर है वो मॉकरी है, इन बच्चों का मजाक उड़ाया जा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बच्चे तो सिविलाइज नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि किस तरीके से बच्चे इनसिग्निफिकेंट है इन बच्चों के लिए। सिविलाइज्ड होम की बात करें, बड़ी बड़ी इमारतों की बात करें, तो इनकी खुद की जो जगह है जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, ना इन्होंने वो ट्राल्से वैली देखी है, ना इसके अलावा मैं बात करता हूँ ओपन स्काई की, तो इनका खुद का आसमान जो है वो अंधेरे से भरा हुआ है, इनकी खुद की लाइफ अंधेरे से भरी हुई है। तो उस ओपन स्काई का भी क्या कर लेंगे, क्लाउडलेस डाउन का भी क्या कर लेंगे। डाउन का मतलब होता है मॉर्निंग, क्लाउडलेस डाउन, तो इसका मतलब वो उस ओपन स्काई का भी क्या करेंगे, क्योंकि इनका खुद का जीवन जो है वो अंधेरों से भरा हुआ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये दिखाया गया कि कैसे ये जितनी भी क्लासरूम की चीज़ें हैं इनके लिए इनसिग्निफिकेंट है, और अगर ये चीज़ें इनको इंस्पायर करती है तो पॉजिटिवली इंस्पायर नहीं करती, बल्कि ये चीज़ें इनको नेगेटिवली इंस्पायर करती हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है होप। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट वांट फॉर दीज चिल्ड्रन, कि जो पोएट है इन बच्चों के लिए क्या चाहता है, जो बच्चे स्लम के हैं उनके लिए पोएट क्या चाहता है। तो पोएट एक लाइन लिखता है लास्ट में, ब्रेक ओ ब्रेक टिल दे ब्रेक द टाउन, मतलब तोड़ दो, इन दीवारों को तोड़ दो। क्यों तोड़ दो? क्योंकि अगर हमने इन दीवारों को नहीं तोड़ा तो आने वाले समय में एक ऐसा समय आएगा जब इस टाउन को तोड़ देंगे। टाउन को मतलब शहर को तोड़ देंगे, टाउन को तोड़ देंगे। इसका मतलब अगर हमने बाउंडेशन लेस नहीं बनाया, इनको एजुकेशन नहीं दी, फ्रीडम नहीं दी, इनको शिक्षित नहीं बनाया इन बच्चों को, तो आगे जाके क्या बनेंगे, क्रिमिनल बन जाएंगे। और क्रिमिनल बनने के बाद क्या करेंगे, हमारे घरों को तोड़ेंगे, घरों में चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, तो सोसाइटी का नुकसान पहुंचाएंगे, ऑफेंस करेंगे, काफ़ी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करेंगे। तो पोएट क्या चाहता है, इन बच्चों को हमें फ्री रखना चाहिए, इनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए। पोएट एक लाइन और कहता है, हिस्ट्री इज देयर हुज लैंग्वेज इज सन, मतलब इतिहास वही रचता है जिसकी भाषा सूर्य है। इसका मतलब इतिहास वही रचता है जिसके पास सूर्य, इट मीन सूर्य की रोशनी जो देख पाता है, इट मीन जिसके पास फ्रीडम होती है, क्योंकि जो चार दीवारी में रहेगा वो तो सूर्य की रोशनी नहीं देख सकता। तो यहाँ पे पोएट इस चीज़ की बात कर रहा है। गाइस अगर मैं बात करूँ पूरी पोएम की, तो पोएम में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ते हो तो आपको इतनी चीज़ें एटलीस्ट पता होनी चाहिए, आप इजीली इस पोएम को आंसर कर पाओगे। और साथ के साथ अगर आप चाहते हो डेप्थ में भी पढ़ना, तो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर ये जो वीडियो है वो डेप्थ में भी अवेलेबल है। अगर आपके पास टाइम है तो आप डेप्थ में भी इसको पढ़ सकते हो, 25 से 30 मिनट की शायद वीडियो होगी, तो आप पढ़ सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि रिविजनल सीरीज़ में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ और कर सकते हो इस पोएम के लिए, अगर करना चाहते हो तो हमारी जो डे नंबर 3 की जो लास्ट वीडियो है, डे नंबर 3 की जो हमारी
वीडियो नंबर 3 है उसको एक बार देख लो, और उसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच इसकी जितनी भी है वो भी पढ़ लो, अभी मैं बताने भी वाला हूँ। लेकिन उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नोट्स अवेलेबल है ना, वहाँ पे इसके जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो प्लीज़ आप एक बार पढ़ लो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने उसको नहीं देखा है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस फिगर ऑफ स्पीच की। ठीक है, तो पोएट है यहाँ पे हमारी फिगर ऑफ स्पीच यूज कही है, जैसे कि एलिट्रेशन की अगर हम बात करें तो एलिट्रेशन मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, डे नंबर 3 की वीडियो नंबर 3 के अंदर, कि एलिट्रेशन होता है जब दो वर्ड्स का फर्स्ट लेटर क्या होता है, सेम होता है, तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ कहाँ का यूज हुआ, शॉर्टली शेक्सपियर, बॉटल, बिट्स, फार फार फ्रॉम। तो देखो बॉटल और बिट्स का बी कॉमन है, शॉर्टली शेक्सपियर का एस कॉमन है, ऐसे ही फार फार फ्रॉम में देखो यहाँ पे फार और फ्रॉम का एफ भी कॉमन है, और यहाँ फार में तो रिपीटेशन भी यूज हो गई क्योंकि दोनों वर्ड सेम यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ऐसे और भी हैं, तो देख सकते हो आप एक बार पूरी पोएम में कहाँ कहाँ पे एलिट्रेशन यूज हुआ है। अगर स्टैंजा में ऐसा कोई वर्ड आ रहा है तो आप वो वर्ड लिख के एलिट्रेशन वहाँ पे आंसर में लिख सकते हो। अगर आरटीसी में क्वेश्चन पूछा गया है नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द पोएम, ठीक है, या पोएटिक डिवाइस भी। सिमिली मैंने आपको बता रखा है कंपैरिजन के लिए होता है, तो लाइक रूटलेस वीट्स, तो लाइक आया यहाँ पे भी लाइक वर्ड आया, यहाँ भी लाइक आया, यहाँ एज वर्ड आया, तो कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे बच्चों के फेस का कंपैरिजन किससे हो रहा है, रूटलेस वीड्स से हो रहा है। जो बच्चे वहाँ पे उनका चेहरा मुरझाया हुआ है, जैसे रूटलेस वीड्स होती है ना, उससे कंपैरिजन हो रहा है। इसके अलावा यहाँ कैटाकॉम्स क्या होता है, कब्र को कहते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे विंडोज़ की बात हो रही है कि जो बच्चों की विंडोज़ होती हैं उस क्लासरूम की, वो बंद रहती है हमेशा। कब खुलती हैं वो खुलती हैं जब जहाँ वहाँ कोई गवर्नर आता है, कोई इंस्पेक्टर आता है विजिट करने के लिए, तो उनको फैसिलिटीज़ दिखाई जाती हैं, बहुत कुछ दिया जाता है। लेकिन जब वहाँ कोई नहीं आता तो वो विंडोज़ कैटाकॉम्स मतलब कब्र की तरह बंद रहती है, मतलब उनसे वो सारी फैसिलिटीज़ छीन ली जाती हैं और उनके पास वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती, ठीक है। स्लम एज बिग एज डूम, स्लम उनके लिए क्या है, तबाही भरा है, ठीक है, डूम जैसा है। मेटाफर भी यूज हुआ है, मेटाफर का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्क्रिप्शन, तो बहुत सारी यूज हुई है, रट्टा मार लेना है इसका, तो ठीक है। रैट्स आए, फादर ग्रांड डिजीज, स्क्वायरल गेम, और मेटाफर्स मेनली इसी पोएम के अंदर ज़्यादा यूज हुआ है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा ये। तो हमारा ये था डे नंबर 4 का वीडियो नंबर 2, तो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ जहर की तरह, आग की तरह, पानी की तरह, हवा की तरह, जैसे भी फैलाना है फैला दो। इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दो यार।